हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ब्रजेन है। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रजेन ज्ञान एक्सप्रेस में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक समसामयिक घटना पे चर्चा करना चाहूँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टॉपिक है जिसे आपको अच्छे से समझना होगा। और ख़ास करके जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, जो निबंधात्मक होती हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूथनेशिया की, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में इसे भारत में मान्यता दी गई। और क्या है ये शब्द और इसका मतलब क्या होता है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसका भारत के इतिहास में क्या रोल है, क्या हमारे भारत में ये ऐतिहासिक रूप से ये पहले था कि नहीं था, किस रूप में था, और इसकी शुरुआत कैसे हुई और किन किन परिस्थितियों में इसकी डिमांड की गई। और 9 मार्च 2018 से पहले इसकी कंडीशन क्या थी, क्योंकि 9 मार्च 2018 को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे मान्यता दी गई कि ये वैलिड है। तो कौन सा प्रकार इसका वैलिड है, ये कितने प्रकार का होता है, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है क्या है यूथनेशिया। दोस्तों, ये जो यूथनेशिया शब्द है, इसका मतलब इच्छा मृत्यु भी होता है, इसे दया मृत्यु भी कहा गया है। और अब ये है क्या, इससे पहले हम आपको ले चलते हैं मृत्यु के प्रकार के बारे में। मृत्यु के कितने रास्ते हैं, तो आप जानते हैं कि एक तो प्राकृतिक है, जिसे प्रकृति के द्वारा जिस दुर्घटना बीमारी के द्वारा मृत्यु होती है। दूसरे के द्वारा, जिसे हत्या कहते हैं। तीसरा है आत्महत्या। और चौथा है यूथनेशिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें असाध्य बीमारी की दशा में चिकित्सकों के द्वारा दी गई मौत होती है इसमें, और इसे दया मृत्यु भी कहते हैं। अब हम इसके इतिहास में जाते हैं, भारत में कैसे इसके इतिहास, भारतीय इतिहास में क्या इच्छा मृत्यु जैसी बात मिलती है कि नहीं मिलती है। तो आप देखेंगे कि महाभारत में जो है भीष्म पितामह जी थे, उन्होंने जो है उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इनकी कहानी आपने सुना होगा। और वे शरशय्या पर तब तक लेटे रहे जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। तो ये बहुत ही फेमस ये गाथा है भीष्म पितामह की, सभी इससे वाकिफ है। तो ये एक तरह का आप इच्छा मृत्यु का ही रूप कह सकते हैं जो हमारे इतिहास में है। और सीता जी की जो एक धरती में समा जाने का जो एक प्रसंग है, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इच्छा मृत्यु का ही एक तरह का स्वरूप है। और राम और लक्ष्मण का सरयू नदी में जल समाधि लेना भी एक तरह का इच्छा मृत्यु का ही ऐतिहासिक साक्ष्य कहा जा सकता है। फिर स्वामी विवेकानंद ने स्वेच्छा से योग समाधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। तो ये स्वामी विवेकानंद का भी एक ये इच्छा मृत्यु का एक साक्ष्य कहा जा सकता है। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो शांति कुंज हरिद्वार के कह सकते प्रणेता हैं, उन्होंने भी जो है अपनी मृत्यु की तारीख और समय निश्चित कर लिया था। तो वो भी एक तरह का इच्छा मृत्यु का ही प्रमाण माना जा सकता है। और आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में भी ये जो एक प्रसंग है कि जब उन्होंने अंतिम दिनों में इच्छा मृत्यु का जो है उन्होंने निश्चय किया था और पानी त्याग दिया था, तो ये प्रसंग विनोबा भावे जी का भी इच्छा मृत्यु का ही एक प्रकार का स्वरूप है। और जैन धर्म में जो है, जैन धर्म के जो मानने वाले हैं और जैन जो मुनि हैं, जो उसके मनीषी हैं, उन लोगों ने एक संथारा नाम की प्रथा है, और वो भी एक प्रकार की इच्छा मृत्यु हुई है, जिसमें जो है पानी अन्न जल छोड़ करके अपनी मृत्यु का वर्ण किया जाता है। तो इस तरह की जो है बातें, संथारा प्रथा भी इच्छा मृत्यु का ही एक रूप है जो जैन धर्म में प्रचलित है। और ये बिमला देवी जो ये है जयपुर की है, इन्होंने जो है संथारा जो है लेने की इच्छा जताई थी, जिसपे काफी विवाद हुआ था। तो ये तो कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य थे। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं कि ये जो हमारी इच्छा मृत्यु है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त 2018 को मान्यता दी है, ये क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो हम इसको अच्छे से जानते हैं। तो ये जो यूथनेशिया वर्ड है, ये मूलतः ग्रीक यानी यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ यू अच्छी, और ये आपका मृत्यु होता है, अच्छी मृत्यु। तो इच्छा मृत्यु, जिसे किलिंग, मर्सी किलिंग भी इंग्लिश में कहा गया है, मर्सी किलिंग यानी दया मृत्यु, ये एक बहस का विषय रहा है और बहुत पहले से ये वर्ल्ड में ये डिस्कशन होता रहा है। और इसके कई जो है कानूनी पहलू और मेडिकल पहलू और सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं।
और ये काफ़ी संवेदनशील और पेचीदा मुद्दा है। तो हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो क्लिनिकल दशाओं के अकॉर्डिंग इसे जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो एक्टिव यूथनेशिया है, दूसरा पैसिव यूथनेशिया। आपको बताया, यहीं पे बता दूं कि इंडिया में जो है एक्टिव यूथनेशिया अभी भी जो है ये इलीगल है, अभी ये गैर कानूनी है, ये मान्य नहीं है। पैसिव यूथनेशिया का ही जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दी गई है। तो हम इसकी चर्चा हालांकि आगे करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं एक्टिव यूथनेशिया क्या है, पैसिव यूथनेशिया क्या है। जो एक्टिव यूथनेशिया होता है, इसमें क्या होता है कि जो है अफीम से बनने वाली या कुछ अन्य दवाइयाँ मरीज को दी जाती हैं, जिसके द्वारा मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो कह सकते हैं दवा दे करके, इंजेक्शन दे करके एक्टिव यूथनेशिया में मरीज को जो है ख़त्म किया जाता है, उसे मृत्यु दी जाती है। और ये दो तरह की होती है, एक्टिव यूथनेशिया दो तरह की होती है, एक स्वैच्छिक एक्टिव यूथनेशिया और एक इनवॉलंटरी यानी कि अनैच्छिक एक्टिव यूथनेशिया। तो स्वैच्छिक में क्या होगा, मरीज की मंजूरी के बाद जानबूझकर ऐसी दवाइयाँ दी जाती जिससे मरीज की मौत हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपकी स्वैच्छिक है, वॉलंटरी, ये कहाँ प्रचलित है, ये नीदरलैंड और बेल्जियम में वैध है। ये नीदरलैंड और बेल्जियम में ये वैध है। स्वैच्छिक एक्टिव यूथनेशिया ये नीदरलैंड और बेल्जियम में वैध है। जो अनैच्छिक है वो क्या होती है, मरीज मानसिक तौर पे अपनी मौत की मंजूरी देने में असमर्थ होता है, यानी कि वो होशो हवास में नहीं होता है, कोमा में होता है, और उसे जो है इरादतन दवाइयाँ दे दी जाती हैं और ताकि उस मरीज की मृत्यु हो जाए। और ये पूरी दुनिया में गैर कानूनी है, यानी कि इसे मंजूरी नहीं दी गई है, जो आपकी अनैच्छिक एक्टिव यूथनेशिया है। पैसिव यूथनेशिया क्या है, जिससे इंडिया में वैलिड ठहराया गया है, इनफैक्ट कई देशों में ठहराया गया है। इसमें क्या होता है कि मरीज की मृत्यु के लिए इलाज बंद करना या जीवन रक्षक प्रणाली को हटाना, इसे पूरी दुनिया में कानूनी माना जाता है और ये कम विवादास्पद है और कई जगह पे इसे मान्य भी किया गया है। तो अब पैसिव, आप समझ गए होंगे कि पैसिव में क्या होता है कि जो आपका वेंटिलेटर होता है, जिसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहा गया है, उसे हटा दिया जाता है और उसके बाद एक नेचुरल डेथ कह सकते हैं कि मरीज की हो जाती है। तो ये पैसिव यूथनेशिया है, इसे ही इंडिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्य ठहराया गया है। और एक असिस्टेड सुसाइड होता है, ये इसमें क्या होता है कि पहले हुई सहमति के आधार पर डॉक्टर मरीज को ऐसी दवाइयाँ देता है जिन्हें खाकर आत्महत्या की जा सकती है। यह तरीका नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में ये वैध है। तो ये एक अलग तरह का जो है डेथ का एक रूप है जिसे असिस्टेड सुसाइड कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि यूथनेशिया का कुछ ऐतिहासिक कुछ और जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक टेरी शियोवा एक अमेरिकन है, तो ये एक अमेरिकी महिला है। इनका मुद्दा काफ़ी जो है चर्चा में रहा। इसमें क्या हुआ था कि ये 41 साल की ये टेरी शियावो हैं और इनके बारे में जो चर्चा हुई उसकी हम एक उसके बैकग्राउंड में जाते हैं। टेरी शियावो का जो केस है कुछ इस तरह से है कि ये जो है इन्हें 1990 में दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद से ही इनका जो माइंड था ये डेड हो चुका था, लेकिन फिर भी ये कोमा में थी और ये जीवन और मृत्यु की एक कंडीशन में थी और ये पूरी तरह से कह सकते हैं कोमा में चली गई थी। और 7 साल तक फिर इनकी जो है मृत्यु को लेकर के काफ़ी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। कह सकते हैं इनके पति महोदय जो है, इन्होंने इनकी जो इच्छा थी कि इनकी पत्नी जितना कष्टकारी जीवन व्यतीत कर रही है उसे जो है मृत्यु दे दिया जाए और उसे मुक्ति दे दी जाए। लेकिन जो टेरी के माता पिता थे उनका कहना था कि नहीं, मैं अपनी बेटी को जीवित रखना चाहता हूँ। तो इन दोनों पति और माता पिता के बीच में ये एक कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी और आखिरकार जो है टेरी के पति को अदालत से मंजूरी मिल गई थी और फिर टेरी की आहार नली को हटा दिया गया था और इस तरह से टेरी यानी कि टेरी शियावो को ये यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु दी गई थी। तो ये जब हुआ तो काफ़ी पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई और तभी से कह सकते हैं कि यूथनेशिया शब्द या यूथनेशिया जैसे मुद्दे पे पूरा विश्व जो है एक तरह से चर्चा करने लगा और उसके बाद फिर ये इंडिया में भी इसकी बात फैली। अब देखिए भारत में कहाँ से शुरुआत होती है। टेरी शियावो के मामले के बाद जो है भारत में भी कुछ मामले सामने आने शुरू हो गए और जहाँ पे मरीज़ के रिश्तेदार स्वयं मरीज से
अपनी इच्छा मृत्यु के लिए बात करते थे। तो यहाँ पे बिहार के एक केस का जो है यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। बिहार पटना जो है पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ के निवासी तारकेश्वर सिन्हा ने 2005 में राज्यपाल को यह याचिका दायर की थी कि उनकी पत्नी कंचन देवी जो सन 2000 से बेहोश हैं उन्हें दया मृत्यु दी जाए। तो ये बिहार का केस है। तारकेश्वर सिन्हा ने अपनी पत्नी कंचन देवी के लिए ये इच्छा मृत्यु मांगी थी, हालांकि उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। वैसे ही एक आप जानते हैं कि अगर आपने न्यूज़ पर पढ़ा हो तो वेंकटेश का एक जो काफ़ी चर्चा में ये मुद्दा रहा, ये एक हैदराबाद के 25 वर्षीय शख्स हैं। इन्होंने इच्छा मृत्यु जताई थी, लेकिन इसे भी अदालत से जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसे ही केरल हाईकोर्ट द्वारा दिसंबर 2001 में बीके पिल्लई जो असाध्य रोग से पीड़ित थे, इन्होंने भी इच्छा मृत्यु मांगी थी, लेकिन इन्हें भी मना कर दिया गया था। 2005 में काशीपुर उड़ीसा के निवासी मोहम्मद यूनुस अंसारी ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि उनके 4 बच्चे असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, उनके इलाज के लिए पैसा नहीं है, लिहाजा उन्हें दया मृत्यु की इजाज़त दी जाए, किंतु अपील नामंजूर कर दी गई थी। तो ये कुछ केस थे जो इंडिया में जिस मतलब कि टेरी शियोवा के बाद इंडिया के लोगों ने भी अपनी बात रखी, लेकिन पूरी तरह से इसे मना कर दिया गया, नकार दिया गया। अब देखते हैं कानूनी तौर पे ये है क्या, भारत में क्या कंडीशन इसकी रही है और आज क्या है। तो भारत में इच्छा मृत्यु जिसे दया मृत्यु कहा गया है, ये दोनों असंवैधानिक माना गया है, क्योंकि मृत्यु का प्रयास जो इच्छा के कारण बाधी होगा वह भारतीय दंड विधान की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या का अपराध है। तो ये एक तरह का एक क्रिटिकल तथ्य है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है कि जो है मृत्यु को अपनाना हमारे भारतीय दंड विधान के खिलाफ है और ये आत्महत्या है और आत्महत्या का अपराध माना गया, ये हम जानते हैं। तो ये हमारे संविधान में इन चीज़ों का वर्णन किया गया है जिसे हम पहले से जानते हैं। और हालांकि यहाँ पे हवाला ये दिया जाता है कि जो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 31 में प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है एक प्रावधान है। तो वहाँ पे अगर जीने का अधिकार दिया गया है तो फिर मरने का अधिकार क्यों नहीं है, ये बात दोहराई जाती है। तो ये एपी रथिनाम बनाम भारत संघवाद जो 1984 में था, इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 309 की संवैधानिकता पर इस आधार पर आक्षेप किया गया था कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है। वही जो मैंने कहा कि अनुच्छेद 21 जो प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो एक प्रावधान है उसका यह अतिक्रमण है, यानी जीने के अधिकार अगर हमारे पास है तो मरने का अधिकार भी होना चाहिए, ये बात कही गई थी। अब ये कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको याद करके चलना होगा कि भाई ये जो 1984 का जो विवाद था, इसमें कहा गया कि नहीं इच्छा मृत्यु दी जानी चाहिए, क्योंकि 21 में जब जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन 1996 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उक्त निर्णय को उलट दिया और साफ किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मृत्यु वरण का अधिकार शामिल नहीं है। यानी कि आपके पास जीने का अधिकार तो है अनुच्छेद 21 के तहत, लेकिन उसके अंतर्गत मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। अतः धारा 306 और 309 संवैधानिक और मान्य है। ये कुछ हमारे संवैधानिक प्रावधान है। अब हम देखते हैं कि भाई यूथनेशिया का किस तरह से विरोध किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और फिर इसके पक्ष में जो तर्क हैं वो क्या हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कुछ तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं जो हमारे यूथनेशिया से संबंधित हमारे इस वर्ल्ड में यानी कि पूरी दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन्हें देखने को मिला और इसी बेस पे इसका विरोध किया जाता है। अमेरिका में एक डॉक्टर हैं जिनका नाम जेक क्रनोनियन है, जो तकरीबन 130 व्यक्तियों को कई वर्षों के अंतराल में जहर देकर मौत देने के आरोप में दोषी पाया गया था इन्हें। और तो ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक्ट यूथनेशिया का उदाहरण मिला था, जो कि बिल्कुल ये अपराध था और इसे हत्या करार दिया गया। और अमेरिका में ही डोनाल्ड हर्बर्ट नामक एक फायर फाइटर का प्रकरण भी सामने आया था जो पिछले 10 साल तक कोमा में था, लेकिन अचानक ही उसे होश आ गया। तो ये कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि बंदा 10 साल 5 साल कोमा में रहे, अचानक उसका होश आ सकता है, वो एक्टिव हो सकता है। तो अगर हम उसे इच्छा मृत्यु दे देंगे तो उसकी ज़िंदगी या उसके द्वारा जो कुछ और कार्य होने हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये केस था, इस वजह से विरोध किया जा रहा है। फ्रांस में ही एक 22 वर्षीय फाइटर विंसेंट हर्बर्ट को उसकी मां ने जानबूझकर नींद का इंजेक्शन ओवरडोज दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बाद में डॉक्टरों की टीम ने मामले में यह कहकर उसे टाल दिया कि काउंसिल की मंजूरी के बाद उसे जो है जीवन रक्षक प्रणाली हटा ली गई थी। तो ये एक तरह से जानबूझ करके उसकी मां के द्वारा
ये इंजेक्शन दिया गया था। तो यहाँ पे आगे अभी ये बताया जाएगा कि अगर हम ऐसा वैलिड कर देते हैं तो भाई अगर कोई इंसान मरना नहीं चाहता तो जानबूझ करके भी उसे मार दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि ये जो है पहले से इसकी मंजूरी मिल गई थी। तो मतलब इसके आड़ में अगर ये इसे वैलिड कर दिया जाएगा एक्टिव यूथनेशिया को, तो इसके आड़ में बहुत तरह के क्राइम भी होंगे। और तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में कि इससे जो है कई तरह की बातों को बल मिलेगा और ऐसे व्यक्ति जिंदा भी हो सकते हैं जिन्हें हम मारना चाहते हैं, और इसके आड़ में बहुत तरह के अपराध भी होंगे, इसलिए इसका जो है विरोध किया जा रहा है। इसके पक्ष में तर्क जो दिए गए वो यही हैं कि भाई यूथनेशिया जो है अगर हमें जीने का अधिकार है तो सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार भी होना चाहिए। वही अनुच्छेद 21 का हवाला देकर के कहा जाता है कि सम्मानजनक मौत का जो है हक हमें होना चाहिए। और फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा और जाएं तो भारतीय विधि आयोग ने पिछले साल संसद को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दया मृत्यु को कानूनी जमा पहनाने की कोशिश की है। हालांकि आयोग ने यह माना है कि इस पर लंबी बहस की गुंजाइश भी बाकी है और ये पूरा पुराना तथ्य है, जबकि वर्तमान का तथ्य जो 9 अगस्त 2018 का है, तो इसी भविष्य यानी कि जो यहाँ पे भविष्य की बात की गई थी उसी पे बहस होने के बाद ये निर्णय जो अभी 9 तारीख को आया है वो दिया गया है। अब थोड़ा सा देखते हैं कितने देशों में क्या कंडीशन है। तो 1937 में स्विट्जरलैंड में डॉक्टरी मदद से आत्महत्या की मंजूरी है 37 से, और 1995 से ऑस्ट्रेलिया की जो है उत्तरी राज्य में यूथनेशिया बिल को मंजूरी दी गई है 95 में। 94 में अमेरिका के ऑरेगन राज्य में यूथनेशिया को मंजूरी दी गई है, और अप्रैल 2002 में नीदरलैंड में यूथनेशिया को विशेष दशा में वैधानिक करार दिया गया है। सितंबर 2002 में ही बेल्जियम ने इसे मान्यता दी। अब हम ये हमारा इंडिया का है, 9 मार्च 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को मान्यता प्रदान की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा, सबसे ज़रूरी बात यही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को लेकर फैसला दिया, उसमें जो है कोर्ट ने लिविंग विल और पैसिव यूथनेशिया को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। तो ये कुछ शर्तें भी हैं, उनको भी हमें याद रखना होगा। तो अब यहाँ पे एक बात और याद रखना कि कॉमन कॉज नामक एक जो है गैर सरकारी संस्था की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस संस्था की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को जो है मान्यता दी। तो कॉमन कॉज ये एक गैर सरकारी संस्था है, ये इसका नाम भी आपको याद रखना होगा। और ये कॉमन कॉज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अनुमेहा झा ने अपनी मांगों में बताया, हम चाहते थे कि किसी भी इंसान को होशो हवास में अपने लिविंग विल यानी इच्छा मृत्यु के लिए वसीयत लिखने का अधिकार मिले। अगर भविष्य में वो गहरे कोमा में चला जाता है या किसी बीमारी का शिकार हो जाता है और ठीक नहीं हो सकता है, तो उन्हें उस व्यक्ति को कृत्रिम लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जिंदा ना रखा जाए, बल्कि उसे प्राकृतिक तौर पर और सम्मान से मरने का अधिकार दिया जाए। ये इनका जो है ये इनकी बात थी। ये जो है कॉमन कॉज की जो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अनुमेहा झा है, इन्होंने ये बात रखी थी अपनी याचिका में, जिस पे सुनवाई की गई और फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे सही माना गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट ये है कि किसी भी व्यक्ति को ये फैसला लेने का पूरा अधिकार है कि अगर उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं है तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की मदद से जिंदा न रखा जाए। उस व्यक्ति के फैसले का डॉक्टर और उसके परिवारजनों को सम्मान करना चाहिए। नहीं, पैसिव यूथनेशिया की बात की जा रही है। किसी की भी पैसिव यूथनेशिया और इच्छा मृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत, जो जिसे लिविंग विल कहा जा रहा है, कानूनी रूप से मान्य होगी। यानी कोई भी व्यक्ति लिविंग विल छोड़कर जा सकता है अगर वो अचेत अवस्था में चला जाए और ऐसी स्थिति हो जाए कि अब सिर्फ कृत्रिम लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही की मदद से जिंदा रखा जाएगा उसे, तो उस हालत में उसकी वसीयत का सम्मान किया जाए जो उसने उस वसीयत बनाई है। अगर कोई व्यक्ति अचेत और विल नहीं लिखा है वो, तो उसे सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम से ही जिंदा रखा जा सकता है। तो उसका इलाज करने वाले डॉक्टर और उसके परिजन मिलकर फैसला ले सकते हैं। अब ये दूसरी स्थिति है कि भाई मान लीजिए अचेत हो गया, उसने बिल पहले नहीं लिखी थी, तब फिर अब उसकी जो है पैसिव यूथनेशिया के लिए उसके डॉक्टर की जो है सलाह पर उसके परिजन फैसला ले सकते हैं। ये भी हक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात कही है जो किसी भी इच्छा मृत्यु की याचिका पर विचार करेगा। यानी कि अगर कोई इच्छा मृत्यु की याचिका दायर करता है तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड जो है होगा और उस पर विचार करेगा कि ये सही है गलत, और ये जो परिस्थितियां हैं इसके अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं।
तो ये सारी बातें हैं और इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए जिन्हें आपको हालांकि बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहीं पे जो है पैसी यूथनेशिया को पहले भी इजाज़त मिल चुकी, इस बात को भी आपको जानना होगा कि 40 साल से लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सारे जिंदा रही मुंबई की नर्स अरुणा शान बेग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरुणा शान बेग के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये 40 साल से जो है वेंटिलेटर पे थी, कह सकते हैं, ये मुंबई की थी। और फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2011 को पैसिव यूथनेशिया की इजाज़त दी थी। यानी कि ये एक ऐसा केस था इंडिया में जो 2011 में इन्हें पैसिव यूथनेशिया, चूँकि 40 साल से लगातार वो वेंटिलेटर पे थी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थी, उसी के सारे जिंदा थी। और ये एक मुंबई की नर्स थी जिनका नाम अरुणा शान बेग था। और ये तो 7 मार्च 2011 को यूथनेशिया की इजाज़त दी गई थी। केंद्र सरकार ने भी एक ड्रॉफ्ट बिल मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट एंड मेडिकल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शनर बिल 2016 तैयार किया था। इसमें पैसिव यूथनेशिया की बात तो की थी, लिविंग विल शब्द का उल्लेख इसमें नहीं किया गया था। तो ये भी एक तथ्य है जो आप याद रख सकते हैं। 12 अक्टूबर को ही आखिरी सुनवाई के दौरान भी केंद्र सरकार ने लिविंग विल का विरोध किया था। अब देखिए यहाँ विरोध हो रहा था और फाइनली जैसे पैसिव यूथनेशिया को फिर मान्यता दे दी गई। अब जो वकील थे उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव यूथनेशिया को गैर कानूनी, मतलब कि अभी भी एक्टिव यूथनेशिया गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी इसलिए जहरीला इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता कि वो दर्द सहन नहीं कर पा रहा है या आर्थिक हालातों की वजह से इलाज नहीं करा सकता है, ये आत्महत्या के बराबर होगा। यानी कि अभी भी जिसे हम एक्टिव यूथनेशिया कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी से ऊब चुके हैं और हम मरना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें मार दिया जाए, तो ये बिल्कुल अपराध है, ये आत्महत्या के तहत ही माना जाएगा और इसे हमारे जो है कानून में वैलिड नहीं माना गया है, जिसे हम एक्टिव यूथनेशिया कह रहे हैं। लेकिन हम अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बूढ़ा दंपत्ति है जो एक्टिव यूथनेशिया की लगातार मांग कर रहे हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा, ये जो है महाराष्ट्र के जो है इरावती और उनके पति नारायण लवाते हैं। इन दो लोगों की कहानी ये है कि इनको कोई बच्चा नहीं है, दंपत्ति स्वस्थ लेकिन इनको कोई बच्चा नहीं है। उनका कहना है कि वो सम्मान से मरना चाहते हैं। दंपत्ति की अनुमति के लिए 31 मार्च इन लोगों ने जो है 31 मार्च की डेडलाइन दिया हुआ है और इन्होंने कहा है कि अगर 31 मार्च तक हमें इच्छा मृत्यु नहीं दी गई, एक्टिव यूथनेशिया नहीं दिया गया, तो ये एक दूसरे की जो है जान ले लेंगे, एक दूसरे को मार के, और ये अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही जो है ज्वलंत मुद्दा है। एक्टिव यूथनेशिया की मांग कर रहे हैं इरावती और उनके पति नारायण लवाते। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा कि एक्टिव यूथनेशिया की मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र के इरावती और उनके पति नारायण लवाते। तो हालांकि अभी इस पे डिसीजन क्या आएगा, बहुत ही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। ये लोग, हालांकि इन लोगों ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि मैं जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल नाराज़ हूँ क्योंकि मुझे एक्टिव यूथनेशिया चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को मान्यता दी है। तो अब देखिए क्या होता है, क्या इनकी बातों और जो उन्होंने 31 मार्च की डेडलाइन रखी है, इस डेडलाइन से पहले कोई डिसीजन इनके पक्ष में आता है कि नहीं, ये तो समय बताएगा। तो आई थिंक आपको ये यूथनेशिया टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई, आप इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर लीजिए क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं और आप इसको अच्छे से तैयार करें। और हर परीक्षा के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जानकारी को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण विषय को अच्छे से समझ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आपकी तैयारी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।